हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी ललिता की जुबानी। घंटों बीत गए। काश मैंने अपने पापा का सुसाइड नोट पहले पढ़ लिया होता। शायद मैं सच को इतनी देर से नहीं जानता। 2 साल तक मुझे लगा कि मेरे पापा ने खुद अपनी जान ली, लेकिन जिस दिन मैंने वो चिट्ठी खोली सब कुछ बदल गया। वो लिखावट उनके हाथ की नहीं थी, और सबसे डरावनी बात, जिसने वो चिट्ठी लिखी थी वो उसी घर में मेरे साथ रह रहा था। और उसके बाद जो सच सामने आया उसने मेरी पूरी जिंदगी को एक डरावने सपने में बदल दिया। 2 साल बाद आखिरकार मैंने अपने पापा का सुसाइड नोट पढ़ा। मुझे सच में ये पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। मैंने गहरी सांस ली ताकि मेरे हाथ की हल्की सी कंपकपी रुक सके, और सांस छोड़ते हुए धीरे से खुद से कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। फिर मैंने नीली लाइनों वाले नोटबुक के कागज़ को उसके लिफाफे से बाहर निकाला। आखिरकार मैं अपने पापा का सुसाइड नोट पढ़ने के लिए तैयार थी। इस मुकाम तक पहुंचने में मुझे लगभग 2 साल लग गए, स्वीकार करने में और खुद को तैयार करने में। 2 साल पहले मैं एक उज्जवल ऊर्जावान लड़की के रूप में जानी जाती थी, जो दुनिया का सामना करने के लिए तैयार थी। मैंने अभी हाई स्कूल ख़त्म किया था और क्लास की वैलेडिक्टोरियन बनी थी। मैं अपने पापा के नक्शे कदम पर चल रही थी, और उन्हीं के कॉलेज में मुझे फुल राइड स्कॉलरशिप मिली थी, जहां मैं महिला ट्रैक टीम में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली थी। ये सब संभव हुआ था दुनिया के मेरे सबसे पसंदीदा इंसान, मेरे पापा की वजह से। बचपन से लेकर जितना मुझे याद है, बस मैं और पापा ही थे। उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी माँ अपनी ड्रग्स की लत में हार गई थी, और जब मैं अभी बहुत छोटी थी तब हमें छोड़कर चली गई थीं। वो हमेशा कहते थे कि मैं बिल्कुल उन्हीं जैसी दिखती हूँ, और ये मैं उन तस्वीरों से भी देख सकती थी जो उन्होंने मुझे दिखाईं। लेकिन इसके बावजूद वो कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाए, और किसी को नहीं पता कि वो अभी जिंदा भी हैं या नहीं। मेरे पापा ने मेरी माँ को खोने के बावजूद एक परफेक्ट पिता बनने में कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तुम और मैं, हम एक टीम हैं, वो हमेशा मुझसे कहते थे। साथ मिलकर हम कुछ भी संभाल सकते हैं। और ये सच था। हर दिन वो मुझे स्कूल छोड़ते, फिर सीधे काम पर जाते, और फिर घर आकर मेरी सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ले जाते। इसके बाद भी वो मेरे साथ बैठकर मेरा होमवर्क करवाते और पढ़ाई में मदद करते। ठीक है, कभी कभी वो मुझे ज़बरदस्ती होमवर्क करवाते थे, लेकिन वो हमेशा सोने से पहले पूरा हो जाता था। पापा सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। हमारा रिश्ता ऐसा था जिसे बाकी लड़कियां समझ ही नहीं पाती थीं, क्योंकि वो अक्सर अपने पिताओं से लड़ती झगड़ती रहती थीं। लेकिन मैं नहीं, हम एक टीम थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे हम साथ मिलकर संभाल न सके, जब तक कि हम ही रहे नहीं। उस वीकेंड हमने पूरा शनिवार मेरा सामान मेरे नए कॉलेज डॉर्म में शिफ्ट करने में बिताया। मुझे वो दिन ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। हम पूरे दिन बातें करते रहे, हंसते रहे और साथ में फर्नीचर सेट करते रहे। लेकिन हम सच्चाई से ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकते थे। रात हो गई और पापा को अभी भी 3 घंटे ड्राइव करते घर जाना था। आखिरकार हम दोनों रो पड़े जब हमने अलविदा कहा। याद रखना, हम एक टीम है, उन्होंने गला भरकर कहा। साथ मिलकर हम सब संभाल सकते हैं। मैंने उनकी बात पूरी की, और इसके साथ ही वो अपनी पिकअप ट्रक में बैठे और चले गए। मैं रोते रोते सो गई, ये सोचते हुए कि मैं कभी एक दिन से ज़्यादा उनसे दूर नहीं रही, और अब मुझे अकेले रहना था। अगले दिन मैं जल्दी उठी, अभी भी वही जीन्स पहने हुए थी जो मैंने शिफ्टिंग वाले दिन पहनी थी। मुझे याद आया कि मैं पापा का वो मैसेज आने का इंतज़ार करते करते ही सो गई थी, जिसमें वो बताते कि वो घर सुरक्षित पहुंच गए हैं। मैंने अपना फ़ोन उठाया, लेकिन वो बंद था। मैंने उसे चार्ज पर लगाया और कॉफ़ी बनानी शुरू की जब तक फ़ोन चालू होने लायक चार्ज न हो जाए। जब मैं वापस अपने कमरे में आई तब तक फ़ोन चालू होने लायक चार्ज हो चुका था। मैंने पासकोड डाला और सीधे मैसेज ऐप खोली, लेकिन पापा का कोई मैसेज नहीं था। मुझे तुरंत एक अजीब सा डर लगा। ये उनके जैसा बिल्कुल नहीं था कि वो घर पहुंचकर मैसेज न करें। मेरे दिमाग में क्या हुआ अगर वाले सवाल आने लगे। क्या वो किसी एक्सीडेंट में थे? क्या वो अस्पताल में थे? या उससे भी बुरा कुछ? मैंने उन्हें कॉल किया। उम्मीद थी कि वो फ़ोन उठाएंगे और मेरी चिंता दूर करेंगे, लेकिन कॉल सीधे उनके वॉइसमेल पर चली गई। उनका वही खुशमिजाज लेकिन थोड़ा व्यंग्यात्मक वॉइसमेल जिसे उन्होंने सालों से नहीं बदला था। ये डेरिन है, माफ़ करना आपकी कॉल मिस्ड हो गई। मैसेज छोड़ दीजिए, मैं शायद वापस कॉल करूं।
लेकिन कोई गारंटी नहीं। हाय पापा, मैं एरिन। सॉरी मैं सो गई, बस ये जानना चाहती थी कि आप ठीक से घर पहुंच गए। कॉल करना, लव यू। मुझे यकीन है वो बस सो गए होंगे और अभी तक उठे नहीं होंगे, मैंने खुद से जोर से कहा। मैं खुद को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि सब ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे अंदर जो अजीब सा डर था वो खत्म ही नहीं हो रहा था। 1 घंटा बीत गया, फिर 2, फिर 3। मैंने कम से कम दर्जन भर कॉल किया होगा, लेकिन हर बार वही नतीजा, सीधे वॉइसमेल। दोपहर तक मुझे यकीन हो गया था कि कुछ बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। अगर मेरे पापा सुबह 7:30 बजे तक सोते तो वो उनके लिए देर तक सोना माना जाता था, वो भी रविवार को। मैंने अगला काम किया जो मेरे दिमाग में आया। मैंने अपने अंकल डैन को कॉल किया जो सिर्फ 25 मिनट दूर रहते थे। हाय अंकल डैन, सॉरी आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन क्या आपने पापा से बात की है? उन्होंने कल रात घर पहुँचने का मैसेज नहीं किया और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। ओह, मुझे यकीन है वो ठीक होंगे, डैन ने हंसते हुए कहा। शायद बस सो रहे होंगे। अब वो अकेले रह गए हैं या फिर उस पुराने कैमरों पर काम कर रहे होंगे। शायद इस बार सच में उसे चला लें। देखिए, मैंने अपने कमरे में टहलते हुए कहा, उनकी बेफिक्री से थोड़ा परेशान होकर। क्या आप बस एक काम कर सकते हैं, जाकर उन्हें चेक कर लीजिए प्लीज़। मैं जाता, लेकिन मैं अभी झील पर हूँ, आराम से मछली पकड़ रहा हूँ, उसने कहा। लेकिन ऐसा करते हैं, अगर दोपहर तक तुम्हें उनका कॉल नहीं आता तो मैं वापस आते वक्त जाकर देख लूँगा और तुम्हारे लिए उन्हें एक झापड़ भी मार दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डैन इस बात को इतना हल्के में कैसे ले सकता है। मैं अपने पापा को सबसे बेहतर जानती थी और ये बिल्कुल सामान्य नहीं था। इसके बाद मैंने हाईवे पेट्रोल को कॉल किया और पूछा कि क्या 2006 शेवी सिल्वराडो से जुड़ा कोई एक्सीडेंट हुआ है। सौभाग्य से ऐसा कोई मामला नहीं था। फिर मैंने स्थानीय पुलिस को कॉल किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करें या कम से कम वेलफेयर चेक कर लें, लेकिन उन्होंने भी मुझे उसी तरह टाल दिया जैसे अंकल डैन ने किया था। उन्होंने कहा वो एक वयस्क हैं, उन्हें अपनी किशोर बेटी को अपडेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे सलाह दी कि मैं कुछ दिन इंतज़ार करूं। दोपहर के 2 बजे तक अब भी कोई कॉल नहीं और कोई भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। मैंने अपनी छोटी सी मरून कार की चाबी उठाई और ड्राइव पर निकल पड़ी। मैं तेज़ चला रही थी, मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट में घर पहुंच गई, जो आमतौर पर 3 घंटे लगते थे। जैसे ही मैं मोहल्ले में पहुंची, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं जवाब चाहती थी। गैराज का दरवाज़ा खुला और मैंने अंदर शेवी सिल्वराडो देखी, साथ ही वो पुरानी जंग लगी कैमरो भी, जिसके आसपास औजार बिखरे हुए थे। थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से बाहर छोड़ी। पापा, मैंने दरवाजे से अंदर आते हुए आवाज़ लगाई। उनकी चाबियां, बटुआ और फ़ोन वहीं रखे थे, दरवाजे के पास वाली पुरानी शेल्फ पर। पापा, आप घर पर हैं? कोई जवाब नहीं। मैंने पीछे के आंगन में झांका, वहाँ भी कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा घर, जो हमेशा हंसी, बातचीत और टीवी की आवाज़ों से भरा रहता था, आज बिल्कुल खाली था। इतना शांत कि सीढ़ियों की हर चरचराहट ऐसे लग रही थी जैसे घर खुद कोई डरावना राज बताने की कोशिश कर रहा हो। पापा, इस बार मैंने धीरे से आवाज़ लगाई। मैं उनके कमरे के दरवाजे तक पहुंची, हल्की सी नस्तक दी, फिर हैंडल घुमाया और धीरे से दरवाज़ा खोला। वहीं मैंने उन्हें देखा। सबसे पहले मेरी नज़र खून पर गई। बिस्तर के हेडबोर्ड पर गहरा लाल, बीच में लगभग काला पड़ चुका खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से भरा गुब्बारा जोर से दीवार पर दे मारा हो। खून की छींटें ऊपर की ओर दीवार पर फैल गई थीं और छत तक पहुंच गई थीं। बिस्तर पर मेरे पापा पड़े थे, इस तरह झुके हुए कि मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रही थी, और उनके पास एक 12 गेज शॉटगन पड़ी थी। ये दृश्य मेरे दिमाग से कभी नहीं गया। जितना मैं इसे भूलने की कोशिश करती हूँ, उतना ही ये मेरे दिमाग में आता रहता है। ये मुझे हर दिन, हर रात सताता है। मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं, जहाँ मैं एक अंधेरे साये को देखती हूँ जो मेरे पापा के सर पर बंदूक रखता है और ट्रिगर दबा देता है, और मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं हिल भी नहीं पाती। उस शाम मैंने असली सदमा महसूस किया।
ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग का वो हिस्सा जो इंसानों को सामान्य तरीके से सोचने और व्यवहार करने में मदद करता है, वो बस टूट गया। मुझे याद है कि मैंने 911 पर कॉल किया। मुझे याद है कि मैंने कहा कि कोई मर चुका है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगभग कुछ भी याद नहीं, सीधे अंतिम संस्कार तक। और फिर वो पल जब डिटेक्टिव ने मुझे बताया कि मेरे पापा की मौत को सुसाइड माना गया है। उनका नाम था डिटेक्टिव टिली। मैंने हमेशा उनका कार्ड अपने नाइट स्टैंड में संभाल कर रखा था। उन्होंने मुझे एक जिपलॉक बैग दिया जिसमें एक हल्का सा पीला लिफाफा था, जो पहले सील था लेकिन अब सावधानी से खोला गया था। उसके ऊपर काले पेन से मेरा नाम लिखा था। ये तुम्हारे लिए है, डिटेक्टिव टिली ने कहा। हमें इसे सबूत के तौर पर प्रोसेस करना पड़ा, लेकिन केस अब बंद हो चुका है और ये तुम्हारा है। फिर उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा और कहा कि मैं किसी भी समय, किसी भी कारण से उन्हें कॉल कर सकती हूँ। अगले 18 महीनों में मेरी जिंदगी को सिर्फ एक शब्द में बताया जा सकता है, बिखराव। मुझे 2 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, शारीरिक चोटों के लिए नहीं, बल्कि मानसिक कारणों से। कभी मैं खाना ही भूल जाती थी और इस वजह से मेरा वज़न बहुत कम हो गया था। एक बार पुलिस ने मुझे रात में हाईवे पर चलते हुए पाया, नंगे पांव, सिर्फ शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहने हुए। मुझे उस घटना की कोई याद नहीं है, लेकिन इतना कहना काफ़ी है कि मैं कॉलेज नहीं जा पाई। जब मैं अस्पताल में नहीं होती थी तो मैं अंकल डैन और आंटी मॉली के साथ रहती थी। उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी और लगभग सारे काम संभाल लिए। पिछले 6 महीनों में अंकल डैन, आंटी मॉली, मेरे साइकाइट्रिस्ट और मेरे थेरेपिस्ट की मदद से मैं धीरे धीरे बेहतर होने लगी। मेरी दवाइयाँ कम कर दी गई थीं और एक दिन मेरे थेरेपिस्ट और मैंने तय किया कि अब मैं उस हालत में हूँ जहाँ मैं पापा का सुसाइड नोट पढ़ सकती हूँ, और पढ़ना चाहिए। मैंने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। एरिन, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मुझे माफ़ कर देना और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी माँ की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी की एकमात्र खुशी तुम्हारा पिता होना था। अब जब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास जीने की कोई वजह बची है। आई लव यू, पापा। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गई, उन शब्दों को घूरती रही, उन्हें समझने की कोशिश करती रही। अचानक मेरा हाथ मेज़ पर ज़ोर से जा लगा और बिना सोचे समझे मैंने पेन होल्डर गिरा दिया। मैंने उसे उठाकर पूरे गुस्से में दीवार पर दे मारा। वो दीवार से टकराकर टूट गया और पेन और पेंसिल हर तरफ बिखर गए। ये क्या है? मैंने ज़ोर से कहा। मेरी आंखों में आंसू भरने लगे थे और सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था। ये नोट मुझे सुकून देने वाला था, लेकिन इसने तो और सवाल खड़े कर दिए। माँ की मौत? इसका क्या मतलब था? पापा ने तो हमेशा कहा था कि वो हमें छोड़कर चली गई थीं और उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ। और फिर एक और सवाल, जब मैं कॉलेज चली गई तो वो मेरे पापा रहना कैसे छोड़ सकते थे? मैंने गहरी सांस ली, धीरे धीरे खुद को शांत किया। फिर मैं फर्श पर बिखरे हुए पेन उठाने लगी। वो सारे नीले ढक्कन वाले बॉल पॉइंट पेन थे, उसी तरह के जिनसे मैं हमेशा लिखती थी। ये आदत भी मुझे पापा से ही मिली थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात आई, कुछ ऐसा जो मैंने पहले नोटिस ही नहीं किया था। ये सुसाइड नोट काले पेन से लिखा गया था। मेरे पापा कभी भी काले पेन का इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे उन्हें उससे कोई अजीब सा डर हो। मैं तुरंत नोट के पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। सिर्फ स्याही का रंग ही नहीं, लिखावट भी सही नहीं लग रही थी। मैं तुरंत अलमारी की तरफ भागी और एक पुराना नारंगी जूते का डिब्बा निकाला, जिसमें पापा के दिए हुए सारे कार्ड रखे थे। सबसे ऊपर वही कार्ड था जो उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन के साथ दिया था। उसके सामने नीले पेन से मेरा नाम लिखा था। मैंने उसे सुसाइड नोट के साथ रखा और तुलना करने लगी। ये अलग था, बहुत ज़्यादा अलग।
पापा एरिन लिखते समय ई को सीधी लाइनों और नुकीले कोनों के साथ लिखते थे, लेकिन इस नोट में ई का पिछला हिस्सा गोल था। और भी छोटे छोटे फर्क थे, जैसे लिखावट थोड़ा ज्यादा झुकी हुई थी। अगले कुछ घंटों तक मैंने हर एक कार्ड निकाला और उनकी लिखावट की तुलना इस नोट से करती रही। जितना मैं देखती गई उतना ही मुझे यकीन होता गया, ये नोट पापा ने नहीं लिखा था। तो फिर ये किसने लिखा? क्या मेरे पापा का मर्डर हुआ था? जैसे ही अंकल डैन घर आए, मैं तुरंत उनके पास गई। मेरे हाथ में वो नोट था। डैन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैंने कहा। मैं उनके ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी थी और मेरा दूसरा हाथ घबराहट में मेरे बाल खींच रहा था। क्या हुआ एरिन? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी नज़रें अभी भी कंप्यूटर पर थीं। मैंने पापा का सुसाइड नोट पढ़ा। इसमें लिखा है कि मेरी माँ मर चुकी हैं, लेकिन पापा ने कहा था कि वो हमें छोड़कर चली गई थीं। मैं बस कंफ्यूज्ड हूँ। एक पल के लिए, सिर्फ एक छोटे से पल के लिए, उनके चेहरे पर हैरानी दिखी, जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। लेकिन उतनी ही जल्दी वो भाव गायब हो गया और उसकी जगह एक नर्म सहानुभूति भरा चेहरा आ गया। मुझे माफ़ करना बेटा, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। मैं बस उनसे कुछ ही बार मिला था। उन्होंने अपने चश्मे उतारे और मेज़ पर रख दिए। लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारे पापा बहुत सी बातें अपने तक ही रखते थे। काश वो अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करते। ठीक है, सॉरी आपको परेशान किया, मैंने कहा और मुड़ने लगी। अरे रुको जाओ, क्या और कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? असल में मैं रुक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ कि मुझे लगता है मेरे पापा का मर्डर हुआ है। मैं खुद पर ही शक करने लगी। कहीं मैं पागल तो नहीं लगूंगी? कोई बात नहीं एरिन, तुम मुझे बता सकती हो। मुझे नहीं लगता कि ये नोट पापा ने लिखा है। ये उनकी लिखावट नहीं है, ये मैच नहीं करता। एरिन, डैन ने निराश आवाज में कहा, मुझे लगा था हम ये सब पीछे छोड़ चुके हैं। क्या तुमने आज अपनी दवाई ली? हाँ मैं कल सुबह डॉक्टर जी को कॉल करूँगा। हमें नहीं चाहिए कि तुम्हें फिर से कोई मानसिक समस्या हो। मैं थेरेपिस्ट से भी बात करूँगा। उन्होंने ये कहते हुए एक पोस्ट-इट नोट पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। आप सही कह रहे हैं, मैंने कहा। मैं बस ज़्यादा सोच रही हूँ। मैं जाकर आराम करती हूँ। मैंने उनका जवाब सुने बिना ही मुड़कर अपने कमरे की तरफ चली गई, दरवाज़ा बंद किया और लॉक कर दिया। गहरी सांसें, मैंने खुद से कहा, गहरी सांसें। मैं कुर्सी पर बैठ गई और धीरे से अपने हाथ खोले, जिसमें वो पोस्ट-इट नोट था जो मैंने उनकी मेज़ से चुपके से उठा लिया था। उस पर लिखा था, पिकअप प्रिस्क्रिप्शन फॉर एरिन, और ई वही गोल था। मैंने उसे सुसाइड नोट के पास रखा। दोनों की लिखावट बिल्कुल एक जैसी थी। डैन ने ये सुसाइड नोट लिखा था, मेरे पापा ने नहीं। घंटों बीत गए। मैं अपनी मेज पर बैठी रही, उन दोनों कागजों को घूरते हुए, सुसाइड नोट और डैन का पोस्ट-इट। मेरे दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। क्या हुआ होगा उस रात? डैन का इसमें क्या रोल था? क्या उसने सच में? दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। एरिन, डिनर तैयार है, आंटी मोली की आवाज़ आई। मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, मैंने जवाब दिया। कुछ देर बाद मेरा फ़ोन बजा। मेरे थेरेपिस्ट का कॉल था। शायद डैन ने उन्हें फ़ोन किया होगा। मैंने कॉल नहीं उठाया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, डैन क्या छुपा रहा है? रात के 11 बज चुके थे। मुझे पूरा यकीन था कि डैन और मॉली सो चुके होंगे। मैंने धीरे से दराज खोली और वो पुराना कार्ड निकाला जो मैंने पिछले 2 सालों से संभाल कर रखा था। ऊपर नीली स्याही में लिखा था, टमैथा टिली डिटेक्टिव। मैंने फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया। रिंग बजती रही और उसी दौरान मेरे दिमाग में वो दिन फिर से घूमने लगा जब मैं पापा को कॉल कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि वो पहले ही मर चुके हैं, कमरे में पड़े हुए और चारों तरफ खून फैला हुआ। ये डिटेक्टिव टिली है। आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। मैं पूरी तरह उस याद में खो गई थी
कि मैं वर्तमान भूल गई थी। हेलो, कोई है? उन्होंने पूछा। हाँ सॉरी, मेरा नाम एरिन मिल्स है। 2 साल पहले आपने मेरे पापा का केस संभाला था। डेरिन मिल्स? हाँ, मुझे याद है, उन्होंने नर्म आवाज में कहा। कुछ केस भूलना मुश्किल होता है। तुम कैसी हो? मैं थोड़ा डरी हुई हूँ, मैंने कहा, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। बताओ क्या हुआ? उन्होंने कहा। मैं कमरे में टहलने लगी। मुझे पता है कि 2 साल हो गए हैं और ये सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन मैंने अभी अभी पापा का सुसाइड नोट पढ़ा है और वो उनकी लिखावट नहीं है। उन्होंने वो नहीं लिखा। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। क्या तुम्हें यकीन है? उन्होंने पूछा। हाँ, और मैंने इसकी तुलना अंकल की लिखावट से की है और वो बिल्कुल मैच करती है। मैंने बात पूरी भी नहीं की थी कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, डिटेक्टिव टिली ने कहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने इतने समय बाद मुझ पर विश्वास किया था। अगर तुम सही हो तो हमें तुरंत कदम उठाना होगा। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ सकती हूँ। नोट और बाकी सब साथ ले आना। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन मुझे शायद चुपके से निकलना होगा। ये मेरे अंकल का घर है और जब मैंने इस बारे में उनसे बात की तो वो अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। ओह शिट, डिटेक्टिव टिली की आवाज़ अचानक गंभीर हो गई। एरिन, तुम्हें अभी तुरंत वहाँ से निकलना होगा। मैं रास्ते में हूँ, फ़ोन लाइन पर रहो, घर से बाहर निकलो और सड़क तक पहुँचो। ठीक है, मैंने कहा। मैंने जल्दी से अपने वैंस शूज़ पहने, एक बैग उठाया। उसमें अपना लैपटॉप, चार्जर, कपड़े और एक फोल्डर रखा जिसमें सुसाइड नोट, पापा के लिखावट के सैंपल और डैन का पोस्ट-इट था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। कहीं जा रही हो? मैं डर के मारे उछल पड़ी। डैन, वो वहीं खड़ा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। डैन। हाँ, हाय, मैंने घबरा कर कहा। मैं बस थोड़ा टहलने जा रही थी। बैग लेकर? उसने तुरंत पूछा और मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। मैंने भी एक कदम पीछे लिया। हाँ, बस अगर मुझे गर्मी लगे तो जैकेट निकालने के लिए। वो एक और कदम आगे बढ़ा। मैं फिर पीछे हटी। अब वो मेरी और दरवाजे के बीच खड़ा था। देखो, हम बस तुम्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं। तुमने बहुत प्रगति की है। हमें नहीं चाहिए कि तुम फिर से पीछे जाओ। उसकी आवाज़ में अब एक अजीब सा दबाव था। नोट मुझे दे दो, उसने कहा, और हम इस बात को यहीं खत्म कर देंगे। अब ये सुझाव नहीं था, ये आदेश था। नहीं, मैंने कहा, ये मेरा है। उसका चेहरा बदल गया। तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमने तुम्हें अपने घर में रखा और तुम्हारी हालत के बावजूद तुम्हारा ख्याल रखा। उसकी आवाज़ अब खतरनाक हो गई थी। अब वो नोट मुझे दे दो। और अचानक वो मेरी तरफ झपटा। मैं भागने के लिए मुड़ी, लेकिन उसने मेरा बैग पकड़ लिया। मैं पीछे की तरफ जोर से गिरी और कुर्सी से टकराकर मेरा सिर लग गया। मुझसे दूर हटो, मैं चिल्लाई। मैंने उसे लात मारना शुरू किया, लेकिन वो बैग खींचता रहा। मैंने कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन स्ट्रैप फटने लगा। तभी मुझे पापा की सिखाई बात याद आई। अगर कोई आदमी हमला करे तो उसे जोर से वहां मारो जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। मैंने पूरी ताकत से लात मारी और वो सीधे डैन के बीच में लगी। वो दर्द से कराहते हुए नीचे गिर गया। मैं पीछे की तरफ खिसकते हुए खिड़की की तरफ पहुंची। तुम बेवकूफ लड़की, वो चिल्लाया, लेकिन तब तक मैंने खिड़की का स्क्रीन हटा चुकी थी और अगले ही पल मैं बाहर कूद गई। नीचे झाड़ियों में गिरी। जल्दी से उठी। मेरे माथे से खून बह रहा था, लेकिन मैं भागने लगी। पीछे से आवाज आई। वो भी कूद चुका था। मैं भागती रही, लेकिन अचानक मेरे सिर पर कुछ जोर से लगा। मेरी नज़र धुंधली हो गई और मैं ज़मीन पर गिर गई। जब मैंने ऊपर देखा, डैन मेरे ऊपर खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था। पत्थर नीचे रखो वरना गोली मार दूंगी। मैंने सिर उठाया। डिटेक्टिव टिली, वो वहां खड़ी थी। उनकी बंदूक सीधे डैन की तरफ तनी हुई थी। ये बस एक गलतफहमी है, डैन घबराकर बोला और पत्थर नीचे गिरा दिया। अपने हाथ सिर पर रखो और घुटनों पर बैठो, टिली चिल्लाई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। डैन घुटनों पर बैठ गया। अब जमीन पर लेट जाओ, उन्होंने आदेश दिया। डैन ने मान लिया।
ये लड़की मानसिक रूप से ठीक नहीं है। डैन चिल्लाया, इसे मदद की जरूरत है। लेकिन टिली ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने उसे जमीन पर दबाया, हथकड़ी लगाई और तभी और पुलिस की गाड़ियां आ गईं। सब खत्म हो चुका था। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।